गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास की 22वीं वीडियो में अब हम बात कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। और मैंने आपको ये बोला था कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, जब भी अपनी वीडियोस चलती है तो उसमें एक कॉपी किताब लेके सामने बैठें। केवल वीडियो देखने से पार नहीं पड़ती है। तो सवाल नंबर 15 है, एक बार पढ़िए इसको, फिर हम इसको शुरू करते हैं। भाई कैसे होगा? यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो शीर्ष, समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको पता ही है भाई, सभी जानते हैं। इसके बारे में ज़्यादा हम बात करें और बताएं तो वो टाइम वेस्ट वाली बात होगी। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, ये सब जानते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है, इसने कहा कि दो शीर्ष हैं हमारे पास, एक तो है 0 0 और दूसरा कोई शीर्ष इधर रखा है 3√3। एक ये दिया है 3√3 और तीसरे शीर्ष के बारे में बात कर रहा है। तीसरा शीर्ष कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर XY मान लिया, है ना, x1 y1 भी ले सकते हैं, xy भी ले सकते हैं। नॉर्मली हम xy ले लेते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर यही बात शो करनी है कि इसकी जो तीनों भुजाएं हैं ये बराबर होंगी और दो शीर्ष दे रखे हैं। तीसरे शीर्ष के बारे में बात करना चाह रहा है कि भाई क्या होगा ये, इसके बारे में बात करिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा बड़ा है, प्रोसेस ज़्यादा है, तो थोड़ा आप ध्यान से इसको समझिए और एक बार पहले इसको पूरा देखिए, फिर उसके बाद अपने आप करने की कोशिश करिएगा तो ये हो भी जाएगा, कोई खास काम नहीं है। सबसे पहले हम लेते हैं जो दिया गया है समकोण त्रिभुज के बारे में। तो हम सबसे पहले ये लिखते हैं कि दिया है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज की जो परिभाषा होती है उसके अकॉर्डिंग आपको सबको पता है कि भाई तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो हम इसको लिख देते हैं AB बराबर BC बराबर CA। अब सबसे पहला काम करना है, अच्छा एक चीज़ और मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ यहाँ पर कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो जो पिछले सवाल थे हमारे, जो भी हमने पढ़े हैं, लगभग छठे सवाल से हम ये काम कर रहे हैं और एक जैसा ही फॉर्मूला बन रहा है। तो इनके अंदर जब भी आप ये AB निकालेंगे, यानी दो बिंदुओं की दूरी का फॉर्मूला हमको दिया गया है, इसमें जब भी आप कोई काम करेंगे तो उसके ऊपर एक रूट आएगा, है ना, पूरे के ऊपर उसका जो फॉर्मूला है वो याद होगा आपको कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और कंप्लीट के ऊपर अंडर रूट लगा ही हुआ है। जब तक वो अंडर रूट लगा रहेगा तब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब वो पूरा रूट लगा हुआ है तो रूट से बाहर जब कोई डिजिट आ ही नहीं रही तो आप उसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को शुरू करने के लिए हमें ये जो रूट लगे हुए हैं इनके ऊपर, इसको हटाना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट को हटाने का केवल एक ही तरीका होता है कि उसका वर्ग करिए। तो हम क्या करते हैं, तीनों का वर्ग कर देते हैं। जब तीनों का वर्ग कर देते हैं तो यहाँ से आता है AB² बराबर BC² बराबर CA²। ठीक है, तो हम इसके लिए काम करेंगे। अब इसके लिए नहीं करेंगे, है ना, ये चीज़ें सेम है। अब मान लीजिए हम पहले निकालते हैं AB²। तो अब रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, रूट नहीं लगाया, ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिए कि भाई क्वेश्चन हमने गलत कर दिया या फॉर्मूला गलत लगा दिया। अगर AB होता तब तो रूट लगता। अब हमने वर्ग कर दिया दोनों पक्षों में तो इसका रूट हट गया और इसका स्क्वायर लग गया इस पर। अब हम जो पहले बात कर चुके हैं उसी को रिपीट कर रहे हैं कि पहला बिंदु है A, दूसरा बिंदु है B। जब पहला बिंदु A है तो A वाला जो पार्ट है उसको तो आप मानेंगे x1 y1, ठीक है, और जो B दूसरा बिंदु है इसको हम मानेंगे x2 y2। ठीक है, अब रखिए मान इसमें, तो x2 की जगह पर तो आ रहा है 3, x1 की जगह पर आ रहा है 0, y2 की जगह पर √3, y1 की जगह पर 0 और स्क्वायर। इनको हल कर देते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और टोटल कितने हो गए 12। यानी AB² का मान 12 हुआ। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। उसके बाद हम आते हैं BC का स्क्वायर, मतलब ये वाला मान निकाल रहे हैं। और इसके लिए जब हम काम कर रहे हैं तो देखिए फिर वही काम, भाई B पहला बिंदु है ना, B नॉर्मली है, ये बातें मैं बता चुका हूँ आपको, तो ये आपको याद भी होंगी कि अगर B पहला बिंदु है तो इसको आप मानेंगे x1 y1 और C दूसरा बिंदु है तो इसको मानेंगे x2 और y2। क्लियर है यहाँ तक बात?
और नॉर्मली काम करना है सारा। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसके लिए हम काम करते हैं तो देखिए क्या करना पड़ेगा। x2 क्या है, देखिए x1 क्या है 3 का स्क्वायर, y2 क्या है y, और y1 क्या है √3 का स्क्वायर हो गया, है ना। इसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, x स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 3, देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, y माइनस √3 का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो गया, है ना, b स्क्वायर हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, तो ये 3 हो गया, माइनस 2√3y। ठीक है, अब ज़्यादा ये आप इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं कि मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊं, ये चीज़ समझ में आ रही है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया, फिर दोबारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक साथ ले लिया, फिर माइनस का 6x लिया, फिर माइनस 2√3y लिया, फिर 9 और 3 12 हो गया, है ना। और ये क्या है, ये BC स्क्वायर है और ये डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी आगे, इसलिए हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं ब्लॉक में बना के, और समीकरण नंबर 2 डाल दिया। उसके बाद आ जाइए CA पर। CA क्या है, अब इसमें C बिंदु पहला है, A बिंदु सेकंड है, तो C बिंदु पहला है तो अब जो C बिंदु है वो तो बन जाएगा x1 y1 और ये वाला बिंदु बन जाएगा x2 y2। ठीक है, मान रखिए इसमें भी तो फार्मूला तो वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 की जगह पर देखिए ध्यान से 0 है तो 0 माइनस x1 की जगह पर x चल रहा है प्लस 0 माइनस y चल रहा है ना। y2 की जगह पर देखिए 0 और y1 की जगह पर y। ठीक है, ये मान रख दिया। अब जैसे 0 को घटाते हैं इसमें से तो यहाँ से माइनस x मिलेगा, यहाँ से माइनस y मिलेगा, माइनस x का होल स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर आएगा, माइनस y का होल स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर आएगा, ये CA स्क्वायर हो गया, तो ये CA स्क्वायर की वैल्यू होगी और ये समीकरण नंबर बन गया 3। यहाँ तक अब मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। समीकरण नंबर 1 निकाला है हमने, AB स्क्वायर का मान सॉल्व किया है, BC स्क्वायर का मान सॉल्व किया तो समीकरण नंबर 2 बन गया, बीस और CA स्क्वायर का नाम इसका जो मान है वो सॉल्व किया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। अब जब ये बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं तब हम करते हैं एक काम कि ये जो सारे मान हैं, देखिए ये सारे मान बराबर है ना, सभी मान बराबर हैं। तो सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि समीकरण 1 ये वाला और समीकरण 3 ये वाला, थोड़ा सा प्रोसेस का तरीका जो है वो दिमाग में भी रखना है, क्योंकि वैसे ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है नहीं, बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, बोर्ड के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि भाई आ ही नहीं सकता, क्योंकि आजकल बोर्ड का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसे वाली बात नहीं है। आपको पता है 12th क्लास का पेपर भी आप देख चुके हैं, 10th का पेपर भी आप देख चुके हैं, तो कुछ भी डिसाइड नहीं है कि जो ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से भी देते हैं, कई बार नहीं भी देते हैं, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप हर चीज़ पर पकड़ बना के रखें, कोशिश करें कि भाई ये चीज़ें भी आपको ढंग से समझ में आएँ। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को हम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, यहाँ देखिए AB स्क्वायर का मान BC स्क्वायर के बराबर है, BC स्क्वायर का मान CA स्क्वायर के बराबर है। इसका मीन्स हुआ कि ये तीनों समीकरण बराबर हैं, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 तीनों बराबर हैं। किसके कारण, इसके कारण, है ना। तो अब मैं मिटा रहा हूँ इसको, आपको नीचे लिखना है, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार है, अभी हम ले रहे हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को, 3 को बराबर ले रहे हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले कि प्रश्नानुसार AB स्क्वायर बराबर CA स्क्वायर है ना। AB स्क्वायर का मान हमने निकाला था तो वो 12 आ रहा था, आपके पास तो लिखा हुआ है 12 आ रहा था। CA स्क्वायर का मान ये रहा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए एक समीकरण बन गई है, इसको डाल दीजिए नंबर 4, है ना। एक समीकरण बन गई कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान है वो किसके बराबर आ रहा है, वो 12 के बराबर आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक।
अब हम करते हैं समीकरण नंबर 2 को और 1 को बराबर कर लेते हैं। दोबारा यही काम करते हैं। अब ये थोड़ा सा इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, इसको हटा देते हैं। समीकरण नंबर 2 और 1 को बराबर कर लेते हैं। पहले हमने 1 और 3 को बराबर किया है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं 1 और 2 को बराबर। तो AB² बराबर BC²। ये भी प्रश्नानुसार कंडीशन है कि भाई AB² यानी समीकरण नंबर 1 और BC² मतलब समीकरण नंबर 2, दोनों के दोनों बराबर हैं। अब क्यों बराबर हैं ये बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो वो कंडीशन हमें पहले से ही दी हुई है। अब AB² का मान तो 12 के बराबर था, सही है। और BC² का मान क्या था? BC² का मान है x² + y² माइनस 6x माइनस 2√3y और प्लस 12, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, इसका काम ख़त्म। अब देखिए आपको कंटिन्यू चलना है उसके साथ साथ, क्योंकि अब यहाँ तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रही है मैं मिटाता जा रहा हूँ। आपने जैसे यहाँ तक समीकरण नंबर 3 तक काम कर लिया, समीकरण नंबर 3 के नीचे इसको लिखना है ना, कंटिन्यू चलते जाना है। रजिस्टर में जो भी आपका पन्ना है उसी हिसाब से करेंगे। अब यहाँ हम 12 से इसको काट लेते हैं, एक ही बात है, कैसे भी कर लीजिए। चाहे 12 से 12 को काट के फिर x² y² का मान रख देते हैं, है ना, तो भी वही बात पड़ेगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जैसे मर्जी हो वैसे करिए, तो अंतर कहीं नहीं आ रहा है, चाहे प्रोसेस का तरीका आपका कुछ भी हो। अब मान लीजिए यहाँ पे 12 की जगह पर मैं ये समीकरण रख देता हूँ कि x² + y², यहाँ भी x² + y² माइनस 6x हो गया, माइनस 2√3y हो गया और प्लस 12 हो गया। तो ये x² y² x² y² कट गए, बचा क्या? ये बच गया। इनका पक्षांतरण करके इस तरफ ले आइए, तो ये 6x प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 2√3y हो जाएगा, ये माइनस का 12 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। सही है, हो गया काम। अब हमें किसी एक पद का मान निकालना है, चाहे आप यहाँ से x का मान निकालिए या आप यहाँ से y का मान निकालिए, जो मर्जी करें आप वो मान निकाल लीजिए। तो जनरली हम y का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। अब मान लीजिए हमने y का मान निकाला, तो 2√3y को तो हम यहीं रखेंगे, है ना, y का मान निकाल रहे हैं, तो 2√3y को तो यहाँ रख देते हैं। ये 12 है पहले तो इसका पक्षांतरण, तो 12 यहाँ पहले से ही आ गया, चाहे आप इसको लाएं या ना लाएं एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर ये जो 6x है ना, इस 6x को हटा के उधर भेजिए, तो ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 6x हो गया, ये भी ठीक है। फिर y को अकेला करना है, तो ये जो 2√3y है इसको इसके नीचे डाल देते हैं, तो y बराबर 12 - 6x बटे में 2√3। अब ये जो 2√3 है ये एक बार तो इसके नीचे चल रहा है और एक बार ये इसके नीचे चल रहा है, ठीक है, दोनों जगह अलग अलग कर दीजिए इसको। तो y बराबर 12 बटे 2√3 और माइनस 6x बटे 2√3। अब इनको काट लेते हैं, तो जब इनको काटते हैं तो वैल्यू आती है, देखिए जब इनको काटते हैं तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं कि y बराबर 2, इससे काट रहा, ये 2 से ही 12 कटा तो 6 बटे √3 आया। अब थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, तो इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, फिर इसको डायरेक्ट लिख देंगे। ये जो 12 है, 12 के बटे में 2√3 आ रहा है, ठीक है, 2 से इसको काट दिया 6 बार, है ना, तो 6 बटा √3 बच गया। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 6 बटा √3 आया। अब ये जो 6 है इसको आप ये लिख सकते हैं 3 × 2 बटे में √3 चल रहा है ना, 6 है, 6 को आप क्या लिख सकते हैं 3 × 2। इस √3 से ये जो √3 है, √3 से ये 3 कटेगा तो √3 बचेगा ना ऊपर, ठीक है, समझ में आ रही है बात। 6 को हम टुकड़े करते हैं, 6 के टुकड़े कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 होते हैं, तो 3 × 2 लिख दिया, बटे में √3 आ रहा है, √3 को इससे काट रहे हैं, तो 3 के अंदर 2 बार √3 होता है, तो जैसे ही √3 इसको काटेगा एक √3 बच जाएगा और आंसर क्या आ गया हमारे पास 2√3। तो यहाँ से जो प्रोसेस मिला उसमें आएगा 2√3। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, सॉल्यूशन मैंने यहाँ साइड में कर दिया है। कई बच्चे कैसे रट लेते हैं, ये पिछली साल का भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्लास के अंदर, कि वो क्या सोचते हैं 12 हट गया 2√3 बच गया, वो हमने यहाँ लिख दिया, तो रटना नहीं है ना। और वैसे भी गलत है वो जो भी सोच यहाँ पे आती है इस तरह की। तो इसको आप ऐसे हल करते हैं, हल करने के बाद हमें ये मिलता है, कंप्लीट हो गया ये। अब इसी तरीके से हमको इसको भी हल करना है। अब देखिए इसको भी हल करते हैं, यहाँ पर 6 और 2√3 है, तो 2 से ये कट गया 3 बार, सही है। इस √3 से इसको काट देते हैं तो √3 आ जाता है, तो क्या बच गया यहाँ पर माइनस √3x, और ये आ गया y का मान।
ये हो गया समीकरण नंबर 4 तक हम जा चुके हैं, ये नंबर 5 हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ये y का मान निकल गया। अब एक कंडीशन जो ये वाली है, क्वेश्चन नंबर, ये जो समीकरण नंबर 4 है, इस समीकरण नंबर 4 में हम y का मान रखेंगे, है ना। तो मैंने पहले कहा था बोर्ड के हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता, आ जाए तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी है। समीकरण नंबर 5 से समीकरण 4 में मान रखना है। तो ये सारा प्रोसेस एक साथ चलता रहेगा। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मुझे बार बार मिटाना पड़ रहा है। आप इसी के नीचे लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 4 में समीकरण 5 से मान रखने पर, है ना, यहाँ पे मान रख दिया। अब देखिए क्या होता है भाई, यहाँ पर हम मान रख रहे हैं, समीकरण नंबर 4 में मान रख देते हैं, तो अब फिर वही मिटाना पड़ेगा। यहाँ रखते हैं, तो इसको अभी मैं लिख देता हूँ, फिर मिटाऊंगा ये सारा। तो जब यहाँ पे हम मान रखते हैं तो एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही एक्स स्क्वायर में तो कुछ नहीं करना, वाई स्क्वायर में मान रखना है। तो प्लस वाई की जगह पर आ रहा है 2√3 माइनस √3x का स्क्वायर, वाई की जगह पर ये मान रखा, स्क्वायर कर दिया, और बराबर में क्या चल रहा है 12। ठीक है, अब इनको मिटा देते हैं और अब इनका सॉल्यूशन देखिए। देखिए तो यहाँ आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, इसका 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, है ना, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, तो 12 आ जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab। तो पहले इन दोनों का गुणा करिए, इन दोनों का, तो √3 से √3 गुणा होगा तो 3 आएगा, 3 दूनी 6x हो गया, फिर डबल कर दिया 12 हो गया, तो 12x बराबर 12। ठीक है, अब इस 12 से ये वाला 12 कट गया, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बचा देखिए, यहाँ से आया एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ रहा है 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, इसको यहाँ रख दिया। फिर माइनस का 12x बचा हुआ है, माइनस का 12x और बराबर 0, कॉमन आ रहा है 4x, तो यहाँ से बच गया x माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार तो ये वाला पक्ष 0 के बराबर, एक बार ये वाला पक्ष 0 के बराबर, तो हमें मिलता है, एक बार तो मिल गया x बराबर 0 और एक बार मिल गया x माइनस 3 बराबर 0, यानी x बराबर 3। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यू आ जाती हैं, एक तो आ जाता है x बराबर 0 और एक आ जाता है x बराबर 3। तो ये जो y वाला मान था ना, अभी समीकरण नंबर कौन सा था 5, समीकरण 5 में x बराबर 0 करिए, समीकरण 5 में दोनों मान रखने हैं, तो समीकरण 5 में x बराबर 0 तथा x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, जब x बराबर 0 और x बराबर 3 रखते हैं तो वैल्यूज़ क्या आती हैं, जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान होता है 2√3 माइनस √3x, यही है, यही आ रहा है ना, यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है मुझे लिखा हुआ अभी। अब इसमें x बराबर 0 कर दिया, यहाँ पर 0 किया, तो जैसे ही 0 करेंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। अब इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहीं से कि जैसे ही हम इसको 0 करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है वो 0 हो गया, 0 घट जाएगा तो हमें y का मान ये प्राप्त होगा, y बराबर 2√3 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर y बराबर 3 रख दिया, वो x बराबर 3 रख दिया, x बराबर 3 रख दिया, तो y बराबर 2√3 माइनस 3 इंटू 3 ये आ जाता है, 3 इंटू 3 आएगा, x की जगह पर 3 रख दिया। अब वैल्यू क्या मिलती है देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, तो y बराबर आ गया 2√3 और माइनस 9, है ना, ये वैल्यू मिल जाती है। तो क्या ये पॉसिबल होगा, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब कैसे नहीं है इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर दें, तो एक चीज़ ये आ रही है यहाँ पर कि इसका जो मान होगा, वैसे सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी अगर हम कर देते हैं तो इसको आप
√3। एक मिनट, हाँ यही प्रॉब्लम हो गई। देखिए √3x है ये, यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत करती है। ठीक है, √3 है ये, है ना, यहाँ पे √3 है, हमने x की जगह पे वैल्यू डाली तो 3 रख दिया। अब ये वैल्यू आ जाती है 3√3। अब 2 √3 में से 3 √3 घट गया तो क्या बच गया, माइनस का √3, ये y का मान आ गया। अब हमारे पास दो बिंदु बन रहे हैं, यहाँ से तो एक बिंदु बन रहा है 0 और 2 √3, और यहाँ से एक बिंदु बन रहा है x का मान है 3 तो y का मान है -√3। तो देखिए हमसे यही तो पूछा गया है कि भाई c के मान बताइए या ये जो बिंदु आ रहा है इसके मान बताइए। तो अब बिंदु के मान क्या होंगे, बिंदु के दो मान हमको प्राप्त होते हैं, या तो वो मान 2 √3 होगा, मतलब x का मान 0 होगा तो y का मान 2 √3 होगा, और या फिर 3 -√3 होगा। ठीक है, तो ये स्थिति बनती है। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब किसी के दिमाग में ये बात आ रही है कि भाई इसके दो मान क्यों प्राप्त हुए, जब ये दोनों एक हैं, एक एक मान प्राप्त हो रहे हैं, तो इसके दो मान क्यों आ रहे हैं, दोनों सही हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों मान सही हैं। कारण क्या रहा कि ये अभी ऐसे है, इसका जो ये नोक है ना ये इस तरफ आ रहा है, तो हो सकता है कोई एक बिंदु हो यहाँ पे, लेकिन अगर इसी को धुरी बनाकर इसको यूँ पलट दें, ये अभी ऐसे है, ठीक है, अगर इसको पलट देते हैं ऐसे कैसे यूँ, तो ये लाइन तो अपनी जगह पे है, ये वाले बिंदु तो अपनी जगह पे रहेंगे, लेकिन ये वाला जो बिंदु है ये तो पलट के इधर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज इधर भी बन सकता है, ये त्रिभुज इधर भी बन सकता है, इसलिए यहाँ पर दो मान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो एक आंसर हमारा ये भी सही है और एक आंसर हमारा ये भी सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, ये कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ हमारी 9.1 प्रश्नावली भी कंप्लीट होती है। अब हम 9.2 के बारे में बात करेंगे, लेकिन कंडीशन को समझ लेना, ढंग से कर लेना, 2-4 बार प्रैक्टिस इसकी करनी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी नहीं आ सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये बोर्ड लायक सवाल नहीं है। पर आजकल भाई बोर्ड पे भी भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी बिना ब्लूप्रिंट के भी क्वेश्चन अगर पेपर बन रहा है, और इतनी बड़ी संस्था अगर पेपर बना देती है बिना ब्लूप्रिंट के, तो आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए अपनी मेहनत पे भरोसा करें और कोशिश करें कि ये सवाल आपको आना चाहिए और बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। जैसे मैंने किया है कंटिन्यू करते हुए, ऐसे ही आप भी करें। ठीक है, इसको लिखिए, फिर मैं मिटाता हूँ इसको। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं 9.2 प्रश्नावली के बारे में, और 9.2 के बारे में पहले हम थोड़े से इसकी जानकारी लेते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो एक नया वर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा 9.2 प्रश्नावली के अंदर, और वो है अंतः विभाजन। पहले इनको समझ लेना ढंग से, उसके बाद आप काम शुरू करेंगे। एक है अंतः विभाजन। अंतः विभाजन का मतलब हो जाता है कि अगर कॉन्सेप्ट वही वाला है 9.1 का ही, कि अगर हमारे पास कोई दो बिंदु हैं, कोई रेखाखंड है, और इस रेखाखंड को जनरली यहाँ पे P और Q लिया जाता है ना, अक्सर P और Q मिल जाएगा आपको, वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई इससे फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मान लीजिए हमने P और Q ही ले लिया, जैसे नॉर्मली सवाल के अंदर चलता है, तो इसके निर्देशांक x1 और y1 आते हैं, इसके निर्देशांक x2 और y2 आते हैं। तो दो कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास, एक के कोऑर्डिनेट तो बनते हैं x1 y1, दूसरे के कोऑर्डिनेट बनते हैं x2 y2, और इनके आधार पर हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। तो अंतः विभाजन को समझिए, पहले नाम से ही पता चल जाएगा। अंतः विभाजन मतलब इंटरनल इसको काटेगा, मतलब कोई बिंदु है, कोई नया बिंदु आया और वो बिंदु R है, R मान लिया हमने, है ना, कोई बिंदु R है और वो R बिंदु इस रेखाखंड के दो टुकड़े कर रहा है, काट रहा है इसको। लेकिन आप ध्यान दीजिए, मैंने इसको एकदम मध्य में नहीं बनाया है ना, बिल्कुल बीचों बीच नहीं बनाया है, इसको साइड में लिया है। तो थोड़ा सा ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन मध्य में आ गया तो सिचुएशन बदल जाती है। तो अभी हम मध्य की बात नहीं कर रहे हैं, ये बिंदु है और इस बिंदु ने मान लीजिए इस रेखा को दो भागों में बांट दिया, उस अनुपात को हम कह रहे हैं m1। यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात है वो तो m1 कहला रहा है, और यहाँ से और यहाँ तक का जो अनुपात है वो m2 कहला रहा है। ठीक है, ये m1 अनुपात है, ये m2 अनुपात है, और इन दोनों अनुपातों में अंतः विभाजन की क्रिया द्वारा आपको ये पता लगाना है कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, यानी जिस बिंदु ने रेखाखंड PQ को m1 अनुपात m2 में विभाजित किया है उसके निर्देशांक क्या हैं, मतलब x और y के मान बताइए। ठीक है, अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन अभी मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला है, आपको निकालना क्या है, R बिंदु के निर्देशांक निकालने। R बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, x और y हैं। तो इसके लिए क्या भाषा बन रही है,
कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड PQ को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये एक लैंग्वेज हमारी बनती है यहाँ पर। अब देखिए इसके अंदर सूत्र कैसे बनता है। सूत्र बनेगा x बराबर, जैसे ये वाला आ रहा है। अब डेरिवेशन नहीं दे रहे हम सूत्र की, डेरिवेशन की आपको ज़रूरत भी नहीं है, और अपने 10th क्लास तक के लेवल पे हमें डेरिवेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है कि भाई मुझे डेरिवेशन चाहिए, तो फिर जब भी ऑफलाइन क्लास लगेंगी तब हम उसके बारे में बात करेंगे, है ना। अभी ऑनलाइन में हम इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो x का मान निकाल रहे हैं। x का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है हमको, x2 या m1x2 एक ही बात है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये बन गया x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार से y के लिए हम काम कर रहे हैं, तो y के लिए हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये दो फार्मूले बनते हैं किसके लिए, अंतः विभाजन के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं, एक और विभाजन आता है बाह्य विभाजन, है ना। इसको हम क्या बोल देते हैं, बाह्य विभाजन। अब नाम से ही पता चल जाएगा बाह्य विभाजन क्या होता है। भाई बाह्य विभाजन क्या होता है, नाम से देखिए। अंतः विभाजन क्या कह रहा था, अंदर से काट रहा है उसको। बाह्य विभाजन क्या कहेगा, बाहर से काट रहा है। अब बाहर से काट रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, तरीका वही है ना। ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है, इसके निर्देशांक x1 y1 हैं और इसके निर्देशांक x2 और y2 हैं। और कोई बिंदु अंतः विभाजन में तो अंदर की तरफ होता है, लेकिन अब बिंदु कहाँ होगा, ये जो बिंदु है R, वो बिंदु बाहर की तरफ होगा। मतलब रेखाखंड की जो कंडीशन है, रेखाखंड की जो लिमिट्स आ रही हैं, उससे बाहर जाएगा वो। ठीक है, अब वो बाहर चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन एक कंडीशन आ गई, चेंज कुछ नहीं हो रहा है, चेंज कुछ भी नहीं होगा, ये विशेष ध्यान रखिए, सब कुछ सेम है। देखिए P के निर्देशांक हमने यहाँ पर भी x1 y1 माने, यहाँ पर भी x1 y1 थे। Q के निर्देशांक x2 y2 थे, यहाँ भी x2 y2 हैं। तो जो बिंदु R है, इसके निर्देशांक x और y थे, तो वहाँ पर भी वो x और y है ना, कोई अंतर नहीं है। अब इसके अनुपात पे ध्यान दीजिए, ये P और R के मध्य की जो दूरी है वो m1 है, यह अनुपात उसका m1 है ना, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ से P से लेकर R तक का जो अनुपात बन रहा है वो m1 ही बनेगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है। यहाँ से P और R तक का जो अनुपात बन रहा है, इस दूरी का जो अनुपात बन रहा है वो m1 है, तो वहाँ पर भी P से और R तक का जो अनुपात है वो m1 ही बनेगा, उसमें चेंज नहीं करना है। इसी तरीके से जब Q और R की बात कर रहे हैं, इधर देखिए Q और R में क्या आ रहा है, Q और R का जो अनुपात है वो भी तो m2 बन रहा है, तो यहाँ पर भी m2 आ रहा होगा, इधर भी m2 आएगा। ठीक है, फिर वही बात करनी है कि बिंदु R रेखाखंड PQ को m1 अनुपात m2 में बाह्य विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो फार्मूला बन जाता है x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2, है ना, ये बन जाता है। और y का मान क्या होगा, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2। सही है, याद करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब जो बच्चे देख रहे हैं, सामने आप देख रहे हो इस चीज़ को, तो क्लियर है कि सूत्र के जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सेम है ना। लेकिन अगर अंतः विभाजन चल रहा है तो प्लस चलेगा, और अगर बाह्य विभाजन चलेगा तो माइनस चलेगा। इतनी सी बात आपको करनी है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे, पहले इनको आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट एक मध्य बिंदु का फॉर्मूला आ रहा है उसको करते हैं। तो देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला मैं यहीं लिख देता हूँ, क्योंकि अभी आपको पहले ही पता है आधे घंटे से ज़्यादा हमारी वीडियो बन नहीं पाती हैं, तो 29 मिनट हो चुके हैं अभी। अब आते हैं मध्य बिंदु पे, है ना। मध्य बिंदु मैंने छोड़ा था, मध्य बिंदु नहीं लिया है। अब थोड़ा इसी कॉन्सेप्ट को समझना है कि P और Q बिंदु है, यहाँ पर चल रहा है, निर्देशांक x1 और y1 है, इसके कोऑर्डिनेट आ जाते हैं x2 और y2। अब मध्य में है ये बिंदु R, पहले मध्य में नहीं था, पहले हमने साइड में कहीं इस तरफ या इस तरफ कहीं भी ले सकते हैं,
लेकिन अब मध्य में है तो निर्देशांक की जो वैल्यूज़ हैं वो यही बनेंगी, निर्देशांक यही आएगा x और y। अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए। अब एक चीज़ गौर करिए कि जो अनुपात बन रहा है ना यहाँ पर m1, ये अनुपात m1 बनेगा, ये अनुपात m2 बनेगा, तो m1 और m2 जो अनुपात होगा वो तो सेम होगा ना भाई। अगर ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है और 5 पे आप खड़े हैं बीच में, तो 5-5 आएगा दोनों तरफ, दोनों तरफ 5-5 आएगा, 5:5। जब इसको काटेंगे तो 1:1 आएगा। तो चाहे कितने भी सेंटीमीटर की लाइन हो, अगर बीच में कोई बिंदु आता है, मध्य में कोई बिंदु आता है, तो उसके जो अनुपात बनते हैं वो दोनों अनुपात समान ही तो होंगे हमेशा, ठीक है। अब जो दोनों अनुपात समान होंगे तो है तो ये अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन के हिसाब से एक बार मैं इसको ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, अगर अंतः विभाजन लेते हैं तो यही तो सूत्र बनता है, m1x2 + m2x1 बटे में m1 + m2। अब अगर m1 और m2 की जगह पर आप एक एक रख देते हैं, जैसे 1 गुणा, यहाँ पर भी 1 गुणा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, क्योंकि अनुपात तो समान हो गया, क्लियर हो गया कि भाई 1:1 ही आएगा हमेशा। अगर 1:1 आता है तो इसका गुणा 1 से हुआ, इसका गुणा भी 1 से हुआ, और यहाँ पर भी 1 और 1 रख दिया। तो इसको अगर तरीके से लिख दें तो आपको क्या मिलेगा, x1 + x2 अपॉन में 2, यही तो मिला ना। तो इसको फॉर्मूला बना दिया और ये कह दिया कि साहब ये नया फॉर्मूला है x1 + x2 बटे 2। अब बताओ ये नया थोड़ी है, नया है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि है तो ये अंतः विभाजन, अंदर की तरफ से काट रहा है तो अंतः विभाजन हुआ। वहाँ पर अनुपात अलग अलग होते हैं, इसलिए फॉर्मूले में m1 और m2 के मान डालने पड़ते हैं, पर यहाँ पर तो अनुपात बराबर हो गए, है ना। जब अनुपात बराबर हो गए तो यहाँ पर x1 ही बचा, यहाँ पर x2 बचा और नीचे 2 बच गया, बस नया फॉर्मूला बन गया। तो y बराबर y1 + y2 बटे 2। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 फॉर्मूले होते हैं, और प्रश्नावली के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 23 में बात करेंगे। जस्ट अभी करते हैं इसको।